जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होंगे। तो सीटेट की क्लासेस चल रही थी, जुलाई सेशन की बात कर रहे थे। जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, कौन सा? सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का। तो पेपर 1 के लिए हम पेपर 1 मतलब प्राइमरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईवीएस का सेक्शन चल रहा है। ईवीएस का सेशन हम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक के समरीज को किया जा रहा है आसपास। तो यहाँ तक हमने क्लास क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी के हमने क्या तक कर लिए, 1 से लेके 10 तक चैप्टर कर लिया। आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। और आगे सीखना है तो यहाँ पे किस चीज़ का टारगेट रहेगा, 11 से लेके 14 चैप्टर तक का टारगेट रहेगा। कौन से क्लास के? फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी से। ठीक है, तो बिना डिले किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बारे में, फुलवारी के बारे में, तो यहाँ फुलवारी के बारे में देखेंगे। फुलवारी से आप समझ रहे होंगे कि कई कई प्रकार के फूलों की चर्चा होगी इस टॉपिक में, है ना। कई प्रकार के फूलों की चर्चा होगी, कौन कौन से प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे फूल पाए जाते हैं, है ना। और वैरायटी ऑफ फूल्स के बारे में है कि फूलों का क्या प्रयोग होता है, मानव लाइफ में क्या इसका इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ में, इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो उत्तरांचल। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड, पहाड़ों से रिलेटेड। क्योंकि भारत के ऊपरी राज्य में क्या है, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली से ऊपर वाले सारे क्षेत्र को उत्तरांचल कहा जाएगा, है ना। उत्तरांचल जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और फिर उसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख, ये सारी चीज़ें पहाड़ी इलाकों के बारे में बात हो रही है। तो उसमें उत्तरांचल, स्पेशली अगर उत्तरांचल देखा जाए तो यूके को बोलते हैं, उत्तराखंड को बोलते हैं, क्या करते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है, कैसी जगह है, जहां फूल ही फूल हैं। क्या है? फूल ही फूल हैं। और इसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। क्या कहेंगे? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? वैली ऑफ फ्लावर। तो फूलों की घाटी है। यहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए ही ये खोले जाते हैं। यहाँ पे कम से कम 5,000 से ज़्यादा वेराइटी ऑफ फूल होते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, 5,000 से ज़्यादा फ्लावर होते हैं। मैं यहाँ पे गया हूँ घूमने। तो वैल्यू ऑफ फ्लावर के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग बहुत अच्छी जगह होती है। बहुत दूर तक ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ता है। ऑलमोस्ट 20 से 30 किलोमीटर ट्रैकिंग करना होता है, पैदल यात्रा करनी होती है। वैल्यू ऑफ फ्लावर। तो वैरायटी ऑफ फूल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ऐसे फूलों का पहाड़ है बिल्कुल। क्या है? फूलों का पहाड़ है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। मैंने यही बात बताई कि ये मौसम में क्या है, साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खोला जाता है, कुछ ही हफ्तों के लिए खुलता है, कुछ ही हफ्तों के लिए खुलता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है उसके बाद में कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे खाना वगैरह बहुत ज़्यादा महंगा है। कभी घूमने का प्लान करना जॉब वगैरह लगने के बाद, तो यहीं से वैली ऑफ फ्लावर ज़रूर जाना। और एक यहीं से वैली ऑफ फ्लावर से, फूलों की घाटी से, एक आ जाता है शांत घाटी। शांत घाटी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। शांति घाटी, शांत घाटी ये कहाँ है? केरल में। क्या है? केरल में शांत घाटी पर। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, और शांत घाटी केरल में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं भाई। अब फूलों के मैंने बताए थे इम्पैक्ट वगैरह, तो फूलों से कैसे कलर बनाए जाते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो इसी में टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग से बारे में। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ क्या है? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। वहाँ से प्रचलित क्या है? पेंटिंग्स। ठीक है, लोक चित्र, लोक चित्रकला, मधुबनी लोक चित्रकला। मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि भाई मधुबनी नाम के जिले में रहती है। ठीक है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। और वहाँ पे कौन सी चीज़ मशहूर है? पेंटिंग्स मशहूर है। वहाँ की पेंटिंग मशहूर है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना रूप है। तो मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, मधुबनी नामक जिला है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारें, घर की क्या होंगी? दीवारें होंगी, वॉल्स होंगी, एंड आंगन, आंगना मतलब उसके अंदर
घर के चारों चारों तरफ घर, बीच में एक खाली जगह जिसके ऊपर छत ना हो, तो उसको आंगन कहते हैं। ठीक है, आंगन में चित्र बनाया जाता है। ठीक है, अब हम जैसे रंगोली दीपावली में बनाते हैं ना, वैसा ही कुछ लगा सकते हैं अंदाजा। ठीक है, रंगोली जैसे। ये मधुबनी की ही पेंटिंग्स हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा नेचुरल कलर का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, यह चित्र पीसे हुए चावल, किससे बनेगा? पीसे हुए चावल का घोल और रंग मिला के किया जाता है। और रंग कैसे होते हैं, रंग कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ, रंग कौन से मिलाए जाते हैं अगली वाली स्लाइड में। एक तो मिलाया जाता है नीम, नील नहीं, नील लगा देते हैं, नील, नील इंडिगो, फिर उसके बाद हल्दी, और फिर उसके बाद क्या है, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एक तो नील, नील का प्रयोग किया जाएगा, नील, नील की खेती होती थी। फिर हल्दी और फूलों के, फूलों के रंग, फूलों के रंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मनाया जाता है। मधुबनी लोक चित्रकला का प्रयोग, मधुबनी लोक चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग खास तरह से होते हैं। कैसे होते हैं? खास तरह के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नील का यूज किया गया है, हल्दी का प्रयोग किया गया है, फूलों के पेड़ों का रंग प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटली क्या है, प्राकृतिक कलर है। क्या है? प्राकृतिक कलर है, प्राकृतिक रंग है, नेचुरल कलर है। ऐसा कलर है, नेचुरल कलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मधुबनी में क्या क्या यूज करते हैं, नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, किसका किसका चित्र बनाया जाएगा? चित्र तो बनाया जाएगा किसका किसका, इंसान का, जानवर का, पेड़ का, फूल का, पंछी का, मछलियों का, और किसका, अन्य कई जीव जंतुओं के साथ बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बनाया गया, गधे का बनाया गया है, गधे का नहीं है, गाय का है। ठीक है, यहाँ पे तरह तरह के जानवर हैं, तो तरह तरह के कौन कौन से, इंसान का भी बनाया गया है। देखो ये इंसान है, इंसान का प्रयोग किया गया है, पशु पक्षियों का, मछलियों का, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाएगा। जो तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है, फ्लैट, या तो दीवार पे बना देंगे या आंगन में रंगोली की तरह के बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा पुरानी है। राधा कृष्ण की भी पुरानी पहले प्रचलित थी कि भाई राधा कृष्ण का भी बनाने के लिए मधुबनी में प्रयोग किया जाता है, राधा कृष्ण भी बनाते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार किया जाता है। कैसे 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 फूलों का इस्तेमाल? तो एक तो फूलों का इस्तेमाल का प्रयोग क्या क्या किया जाता है? एक तो खाने में प्रयोग किया जाता है, खाना, फिर सजावट, सजावट, और फिर उसके बाद रंग बनाने में, रंग में मैंने बताया, फिर उसके बाद इत्र बनाने में। ठीक है, ये चार पांच चीजें फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आप जानकारी अगले स्लाइड में, इस स्लाइड में और अगले स्लाइड में आप देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फूलों को खाया भी जा सकता है। कौन कौन से तरीके से फूलों की सब्जी बनती है? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है। किसके? कचनार के फूल की सब्जी बनती है। कचनार, देखो कचनार के फूल की क्या बनती है, सब्जी बनती है उत्तर प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं, केरल में केले के फूल की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के पकौड़े बनते हैं, और सूखी सब्जी भी बनती है फूलों से, सूखी सब्जी, सलन मतलब तरीदार सब्जी भी बनती है, और इनकी चटनी भी बनती है। ठीक है ना, फूलों से क्या है, सूखी सब्जी, तरीदार सब्जी, और कैसे बनाते हैं, चटनी भी बना लेते हैं इसका। तो मैंने बताया अभी उत्तर प्रदेश में सहजन, उत्तर प्रदेश में सहजन नहीं बताया था मैंने, महाराष्ट्र में सहजन, महाराष्ट्र में सहजन, केरल में केले के पत्ते, और उत्तर प्रदेश में मैंने अभी बताया था कचनार। क्या है? कचनार, याद रखना, कचनार। ठीक है, अब इसके बाद फूलों का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। दवाई मैंने भूल गया था, दवाई भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। दवाई, दवाइयाँ, दवाइयों की स्पेलिंग ये गलत है, ये जो मैंने लिखा ये है दवाइयाँ।
ठीक है, क्योंकि छोटी की मात्रा हो जाती है जब प्लूरल बनाते हैं ना, बहुवचन बनाते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी और जीनी जीनिया से रंग बनते हैं। गुलदावरी और जीनिया, ये दो नाम याद रखना, से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो याद रखना कि फूलों से कौन कौन से फूलों से रंग बनते हैं, जीनिया और गुलदावरी। ठीक है, इनका प्रयोग होता है रंग बनाने के लिए। इन रंगों का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। बेसिकली किसके लिए? कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद गुलाब जल। अब गुलाब जल के बारे में अभी यहाँ से बता देते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि भाई सर्दियों में अपनी स्किन की, सर्दियों में स्किन को कैसे, मतलब खाल, त्वचा, त्वचा को कैसे संरक्षित या स्वस्थ रखें, या स्वस्थ रखें, इसके बारे में इस स्लाइड में बताया गया है। ठीक है ना, तो इस स्लाइड के बारे में देखते हैं भाई। गुलाब जल से शुरुआत करते हैं। इसमें नानी जी ने बताया, दादी जी ने बताया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर सीसी में रखा जाता है। सीसी मतलब एक बोतल है, ये जैसे बोतल होती है छोटी सी कांच की बोतल को क्या कहेंगे? सीसी कहेंगे। सीसी में रखा जाएगा और इसमें कुछ बूंदे नींबू की मिलाई जाती हैं। किसकी मिलाई जाती है? नींबू को डाल दो और सर्दियों में इसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। ठीक है, इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा फटी और सूखी नहीं होती, सूखी नहीं होती। ठीक है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या क्या? एक तो भाई गुलाब जल, गुलाब जल, गुलाब जल, फिर उसके बाद किसका प्रयोग होगा? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस, नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप एनसीईआरटी से सीख भी रहे हैं साथ साथ में कि कैसे सर्दियों में किस हिसाब की चीज़ें हमें प्रयोग में लानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इत्र के बारे में। इत्र मतलब फूलों से क्या बनाता है, फूलों से इत्र कैसे बनाते हैं और कहाँ के लिए मशहूर है। एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इत्र एक छोटी सी सीसी में बहुत सारे फूलों से बनती है। इत्र के जो, मतलब इत्र कैसे बनती है? एक छोटी सी सीसी, इत्र की छोटी सी सीसी जो है बहुत सारे फूलों से, हजारों फूलों से बनती है। तो मान लो एक बोतल या एक सीसी कम से कम 1000 फूल से बनती है, कम से कम। ये मैंने ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैं अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, अंदाज़ा लगा के बताया जा रहा है कि मतलब बहुत सारे, का मतलब बहुत सारे हो जाते हैं उसको बनाने में। तभी हमें लगता है कि इतनी से हमने स्प्रे वगैरह लगा देते हैं तो भाई महकते रहते हैं। तो फूलों में भाई थोड़ा सा ही होता है, तो उसको कहीं ना कहीं कंप्रेस किया गया है ना, तो कंप्रेस किया गया है। इसके बारे में ये कहाँ पे प्रचलित है? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इत्र नगरी कहा जाता है, इत्र नगरी या इत्र का शहर भी कहा जाता है कन्नौज। यहाँ पर इत्र बनाने के लिए पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल आते हैं। इसमें कई कई ट्रक लग जाते हैं, फूल आते हैं। फिर उनसे इत्र गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र का ही एक मतलब वर्जन है जिसको केवड़ा कहा जाता है ना। इत्र का ही एक वर्जन है जिसको केवड़ा कहा जाता है। केवड़े का भी निर्माण होता है, इत्र भी बनाया जाता है और गुलाब जल भी। कन्नौज में इस काम से हजारों लोग क्या हैं? लगे हैं, हजारों लोग कमाते हैं। यहाँ पे रोजगार क्या है? कन्नौज में इत्र बनाना ही है।
पंखुड़ियों के अंदर, अब देखो पंखुड़ियों के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा फूल के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आया है। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में जो पतली सी पाउडर जैसी, कैसी पाउडर जैसी, पतली सी पाउडर जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्वेश्चन, पतली सी, ये जो है पतली सी फूलों के बीच में पतली सी ये रचना होगी, उसको क्या कहेंगे? पराग कहेंगे। क्या कहेंगे? पराग कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अभी फूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए ना, तो कुछ टॉपिक जो थोड़े थोड़े से मुझे लग रहे हैं टच हुए हैं, जैसे फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है ना? अभी यहाँ से पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। कैसे कैसे बदले घर? घर कैसे बदल गए भाई, उसके बारे में। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, जगह है। और गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर, किससे होती है? गाय के गोबर, मिट्टी को मिलाकर मिश्रण करके किया जाता है, जिससे क्या हो? कीड़े ना लगे, जिससे कीड़े ना लगे। दीवारें और फर्श वगैरह कैसे है? गाय के गोबर और मिट्टी का मिश्रण किया जाता है और उसकी लिपाई होती है। और इसकी लिपाई से क्या हो जाएगा भाई? कीड़े नहीं लगेंगे। क्या? कीड़े नहीं लगेंगे। नीम और कीकर की लकड़ियां, नीम और कीकर, ये इंपॉर्टेंट है। नीम और कीकर की लकड़ियां दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से बचाती हैं। दीमक जो है लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो कौन कौन सी लकड़ियों को नहीं पहुंचा पाती हैं? एक तो नीम है, दूसरा क्या है? कीकर है। ठीक है? लकड़ियों को खराब होने से कौन बचा लेती हैं? कैसी लकड़ियां बचती हैं अपने आप में? नीम और कीकर। नीम और कीकर। आगे बढ़ते हैं। लोग नदी के पानी, अब नदियों के बारे में है। ये जल नाम की थीम से आ गया। कहां से आ गया? जल नाम की थीम से। जल, वाटर। ईवीएस के कौन से टॉपिक से है? जल और वाटर से आया है, कि मतलब कैसे कैसे जल का अस्तित्व है, क्या हिसाब किताब है, हमारे पृथ्वी पे जल कैसे गंदा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक संवेदात्मक आपके सामने चित्र प्रस्तुत रहेगा, तो उसको देखिएगा। क्या क्या रहा है, एनसीईआरटी कैसे बखान करती है इन सारी चीज़ों पे, इसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले, लोग नदियों के पानी का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए करते हैं, जैसे कपड़े धोने। सबसे गंदा काम है कपड़ा धोना, क्योंकि डिटर्जेंट उसमें मिल जाता है, और वहाँ पे जो रहने वाले नदी में जीव हैं, मछलियाँ हैं और छोटे मोटे जीव हैं, वो डिटर्जेंट के इन्फेक्शन से मर जाते हैं। कुछ तो डायरेक्ट मर जाते हैं, कुछ स्किन वगैरह उनकी खराब हो जाती है, सड़ गल के मर जाते हैं। सबसे नुकसानदायक है डिटर्जेंट। फिर उसके बाद जानवरों को नहलाते हैं। जानवरों को नहलाते हैं, वो गोबर कर देते हैं या उसको अशुद्ध करते हैं पानी को। फिर बर्तन भी साफ कर लेते हैं। गंदगी जितना भी होता है सब कुछ कहाँ पे जा रहा है? पानी में जा रहा है। और ये पानी नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकते हैं, गांव का तालाब भी हो सकता है, जोड़ जिसे कहते हैं, पोंड। ठीक है? वो भी हो सकता है, और नदियों में भी हो जाता है। नदियों में होगा तो भाई अगले आगे तक बहता चला जाएगा, वो गंदगी हर जगह फैलती चली जाएगी, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां पानी को गंदा करती हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाए कि भाई इस प्रकार की गतिविधियां क्या करेंगी, तो गंदा करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैम ने आज तो स्लाइड बहुत बढ़िया बनाया है। नदियों का, नदियों को देखो भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, तो देखो पानी कितना गंदा कर रहे हैं। इधर देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, थर्माकोल वगैरह, यहाँ पे कितने प्लास्टिक वगैरह हैं, बच्चा यहाँ कूड़ा बिन रहा है, तो कितनी गंदगी फैली हुई है ना? पानी को हम प्रयोग करते हैं, तो हमें भी उसका रख रखाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे, देखो हम एक चीज़ ये बताते हैं भाई, प्राकृतिक चीज़ें हमारे बिना रह सकती हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना, मतलब इंसान उनके बिना नहीं रह सकता। तो इस चीज़ को ध्यान से, और इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। ठीक है? अब यहाँ से आते हैं, चर्चा हो रही थी, मैं कहीं कहीं टॉपिक से इधर उधर चला जाता हूँ। नदियों का पानी बहता रहता है, वैसे रहता है, क्योंकि यह कई जगह पर बहता है।
बदलता रहता है, अच्छा बदलता सही है, नदियों का पानी बदलता रहता है। और क्योंकि वे कई जगह पे बहता रहता है, कई जगह पे बहता है, कई जगह पे बहने की वजह से वो उसका पानी बदलता रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई कई जगह बह रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो तालाब और झील, तालाबों और झीलों का पानी भी इन्हीं के कारण से गंदा होता है। किसके कारण से? अभी मैंने बताया, कपड़े धोने से, कपड़े धोने से, कपड़े, बर्तन, फिर उसके बाद जानवर, नहलाने से, ये सारा पानी अशुद्ध हो जाता है। तो भाई पानी को इतना अशुद्ध हो गया तो उसको प्रयोग में कैसे लाया जाए? प्रयोग में, प्रयोग में हम क्या करते हैं, या तो नहाते हैं या पानी पीते हैं, दो तीन काम होते हैं हमारे, है ना, डेली लाइफ के। और इनके बिना हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आसानी से घुल जाती हैं। क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पानी में घुल जाती हैं। इनमें कुछ हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें पानी पीने से पहले, पानी पीने से पहले साफ करें। कैसे साफ करें? इसका अच्छा तरीका ये है, पानी को उबालना। सबसे अच्छा तरीका पानी को साफ करने का क्या है? पानी को उबालना। सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबाला जाए। आगे आते हैं। बसवा का खेत एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, 14 चैप्टर। चैप्टर कौन सा है? अध्याय 14, बसवा का खेत। कैसा है? बसवा का खेत है। पौधों के साथ साथ खरपतवार भी निकल आते हैं। आपने देखा होगा जब भी खेती करते हैं ना, तो पौधा बढ़ता है, उसके साथ साथ में अनावश्यक चीजें भी आ जाती हैं। तो पौधों के साथ में खरपतवार भी बढ़ जाते हैं। खरपतवार खेत या बगीचे में अपने आप उग जाते हैं, अपने आप ही स्वतः ही उग जाते हैं, और इन्हें उगाया नहीं जाता। क्या है? सबसे पहली बात तो इन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार को निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद खाद पानी खरपतवार ना ले लें। तो भाई समय समय पे क्या किया जाता है कि भाई उस खरपतवार अनावश्यक चीजों को उखाड़ दिया जाता है। खेती के साथ में क्या है, जब खेती होती है तो अनावश्यक चीजों को उखाड़ा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जब भी हम खाद पानी डालेंगे तो वो खरपतवार ज्यादा अवशोषित कर लेगा और वो फलेगा फूलेगा। तो हमारी जो फसल रहेगी ना, वो अस्वस्थ रह जाएगी, मतलब अच्छी क्वालिटी की फसल नहीं होगी। तो उस टाइम में किसान को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि किसान का रोजी रोटी क्या है? वही है, खेत है उसका, उपज है ना, फसल है उसकी। तो फसल खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो वो तो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए ये जो खरपतवार है उनको क्या होना चाहिए? खेत से निकाल देना चाहिए। अगर खरपतवार ज्यादा हुई तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्या है? स्वस्थ नहीं रहेंगे। इस बात को जान लीजिए। आगे आते हैं। अब प्याज की फसल के बारे में देखते हैं। इसमें प्याज की फसल में, प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित हो जाते हैं। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद अंकुरित हो जाते हैं। एक मिनट, 20 दिन बाद अंकुरित हो जाते हैं। कितने दिन बाद? 20 डेज बाद। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसको ध्यान रखना। 20 दिन जो मैंने ये लिखवाया है ना, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे बोल देगा 15 दिन में भी होते हैं, 20 दिन में, लेकिन एनसीईआरटी का माना जाएगा एग्जैक्ट 20 दिन माना जाएगा। अगर ऑप्शन में आ गया कि भाई प्याज के फसल मतलब प्याज के बीज बोने के बाद कितने दिन में अंकुरित हो जाएंगे? 18, 19, 20 ऑप्शन दे दिया तो कौन सा? 20 लगाना है। और सारे ऑप्शन नियर बाय हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 20 दिन ही लगाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी से डेटा उठाया गया है और यही मान्य होगा। आप बेशक कह दो कि भाई मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, भाई मेरे 15 दिन में आ गए ना, 15 दिन आंसर नहीं माना जाएगा, एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग आंसर माना जाएगा। ठीक है। जब पत्तियां पीली हो जाए और सूख जाती हैं, पीली होने पे और सूख जाने पर प्याज को क्या कर दिया जाता है? उसको तैयार, जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। मतलब निकालने के लिए क्या है? उसको काट दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। क्योंकि उसकी पत्तियां जब पीली हो गई ना, पहले तो हरी होंगी, हरी से जब पीली हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है? पक गई है प्याज, फसल क्या होगी? पक गई है। अब उसको निकाल लिया जाए तो कट कर लिया जाता है, पीली होने के बाद सूख जाती हैं। अब आगे देखते हैं भाई के बारे में।
प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने औजार। खूंटी, ये है खूंटी। खूंटी, खूंटी लोहे की छड़ है और इसका इस्तेमाल मिट्टी को खोदने और ढीला करने व नरम बनाने के लिए किया जाता है। खोदने के लिए, ढीला करने के लिए, मतलब इस चीज़ को देखो ऐसे होती है खूंटी, इस हिसाब से। ये देखो क्या किया जाता है, इसको खोदा जाता है खोदने के लिए, प्याज की जहाँ बोया जाएगा ना उसको खोदने के लिए किया जाता है। आगे आते हैं। इलीगे, इलीगे एक औजार है। इलीगे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर की सूखी हुई पत्तियों का अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूखी पत्तियों को किससे अलग किया जाता है? इलीगे, ये इस शेप का है। इलीगे का प्रयोग किया। और ये है कुरीगे। कुरीगे कैसा होता है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हल की तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हल की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। कुरीगे, ये हो गया। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थैंक यू।